आम जिंदगी में कई तरह के मजाक चलते हैं। इसमें से एक मजाक कल रात से चल रहा है। दिल्ली के कुछ अखबार नवीसों ने, कुछ टीवी के पत्रकारों ने मुझसे फ़ोन करके पूछा कि छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बनाया गया है, इसकी क्या वजह है, इसका क्या असर होगा। तो मैंने उनको मजाक में कहा, मैंने कहा कि ये किसी टीवी चैनल पे दिखाने के लिए नहीं या किसी अखबार में छापने के लिए नहीं, लेकिन मैं एक खालिस मजाक की बात कर रहा हूँ कि कुंभकर्ण 6 महीने में एक बार जागता था, ऐसी शायद कोई कहानी है, मुझको ठीक से नहीं मालूम है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के बारे में 4.5 साल बाद जागी है। 4.5 साल पहले भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाना पिछला फैसला था कांग्रेस का। अब टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाना ये उसका दूसरा और लेटेस्ट फैसला है। दूसरा, किसी और ने मुझको फ़ोन किया, मैंने उनको ये कहा कि जिस तरह गेंडे को कोंचा जाता है, उसके ऊपर असर होने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि खाल उसकी बड़ी मोटी रहती है। एक किस्सा लतीफ़ा बहुत पुराना चले आ रहा है कि किसी ने एक गेंडे को अचानक हंसते हुए देखा ज़ोर ज़ोर से, तो पूछा कि क्या हो गया। तो फिर पता लगा कि कुछ महीने पहले किसी ने उसको गुदगुदाया था, तो अभी उसको गुदगुदी हुई है और वो हंस रहा है। इस तरह के कई तरह के किस्से हैं। एक किसी ने कहा कि अजगर ने करवट बदल ली 4.5 साल में, इसको छोटी बात मान के मत चलिए, आमतौर पे 5 साल में करवट लेता है अजगर। तो कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के बारे में, हाईकमान जिसको भी कहें, कांग्रेस अध्यक्ष हो तो उनको कहें, किसी और को मानना हो तो आप उनको मान लीजिए, कांग्रेस हाईकमान का ये फैसला, इसके बारे में मैंने आपको 3 किस्से ये बताए। एक किस्सा और भी है, किस्सा नहीं है, वो एक कहावत जैसा है कि टू लेट एंड टू लिटिल, कि सिंहदेव को अगर कोई महत्व देना था तो वो ज़रूरत से अधिक देर से दिया गया है और ज़रूरत से कम दिया गया है। तो ऐसे कई किस्से हो सकते हैं, जितने मुंह उतनी बातें। कल रात जो हुआ, जो 9:42 पे कांग्रेस के मुख्य कर्ता धर्ता, उसके कामकाजी चेहरा जो है, खड़गे उसके स्थापित चेहराएँ, जो कुर्सी पे रहते हैं फ़ोटो खिंचाते हैं, जो पार्टी के मोर्चे पर दफ्तर संभालना, कामकाज करना, ऐसा जो केसी वेणुगोपाल हैं, उनका ट्वीट आया 9:42 पे। उस समय से इस तरह की बातें चल रही थी। तो मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार इसी एक मुद्दे को लेकर आपके सामने हूँ। छत्तीसगढ़ में रहते हुए इस पर चर्चा करना थोड़ा सा असुविधा का लगता है, क्योंकि यहीं बीच में बसे हुए हैं, चारों तरफ लोग हैं, यही लोग हैं, यही सत्ता पर भी हैं, इसलिए थोड़ी सी असुविधा लगती है लोगों को यहाँ इस बारे में बात करने में। लेकिन अगर आज बात ना की जाए इसके ऊपर, और आज अगर इस पे बात ना की जाए तो किस पे की जाए, जिसके बारे में लोग बीती रात से, आज सवेरे से इसको समझने के लिए दोस्त लोग फ़ोन लगा रहे हैं, जिनको कहीं नहीं भी बोलना है टीवी पर, जिनको किसी अखबार में रिपोर्ट नहीं भी बनानी है, उनकी भी ये सामान्य जिज्ञासा है। एक बड़े राजनेता के परिवार के लोगों ने मुझसे आज सुबह दिल्ली पे समझने की कोशिश की कि ये क्यों हुआ है। मेरी उतनी समझ नहीं है, मेरा उठना बैठना कांग्रेस के लोगों के बीच बहुत ही सीमित है, इसलिए मैं आज जो बात यहाँ कहने जा रहा हूँ, इसमें मेरी निजी जानकारी की कोई बात नहीं है। मैं जो सार्वजनिक तथ्य हैं उन तथ्यों को आपके सामने एक सहज बुद्धि के साथ में मैं रख रहा हूँ, मेरी बहुत राजनीतिक पकड़ भी नहीं है। तो ये क्यों हुआ, क्यों अचानक टीएस सिंहदेव को इस तरह से राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। जो कुछ अखबार वालों ने मुझसे कल रात पूछा कि क्या इसके पहले कोई उप मुख्यमंत्री हुए हैं छत्तीसगढ़ में। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री थे, एक सुभाष यादव थे, एक प्यारेलाल कंवर थे। इसमें से प्यारेलाल कंवर आदिवासी थे, सुभाष यादव ओबीसी के थे, दिग्विजय खुद जो हैं ठाकुर राजपूत थे। शायद इस तरह से एक जातिगत समीकरण उसमें बनाया गया था, और इन 2 बड़े नेताओं को एक उप मुख्यमंत्री का दर्जा देकर महत्व भी दिया गया था। तो कुल मिलाकर ये बात यह है कि टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाना छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की राजनीति में एक भूचाल है। इसके ऊपर भाजपा का भी इससे उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि भाजपा जिस तरह से भूपेश बघेल के खिलाफ एक मोर्चा ले रही थी, लगातार लड़ रही थी, आज भाजपा को ये बोलने का मौका मिला है कि भूपेश बघेल अपने खुद के घर में
अपनी खुद की पार्टी में कमज़ोर साबित हो रहे हैं। ये भाजपा के भीतर खुशी की एक लहर भी है। भाजपा के एक गैर राजनीतिक सहयोगी ने कल रात मुझसे फ़ोन करके पूछा कि क्या छत्तीसगढ़ में अब भाजपा की जीत तय हो गई है। तो मैंने कहा कि राजनीति का सफ़र बड़ा लंबा होता है। वो बस कहाँ ठहरती है, कहाँ सड़क से उतर जाती है, कहाँ चक्का उसका ख़राब होता है, ये बहुत दूर की बात है। अभी से इतना जल्दी मत कीजिए ये तय करने में। लेकिन कुल मिलाकर हम अगर देखें तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी के लिए इसके क्या मतलब निकलते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। इसका एक मतलब तो ये निकलता है कि टी.एस. सिंहदेव लगातार पिछले 2.5 साल से और 2.5 साल के पहले भी जो बात बोलते चले आ रहे थे कि प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी 2.5 साल के लिए दोनों के संभालने की बात तय हुई है। 2.5 साल भूपेश बघेल रहेंगे मुख्यमंत्री, 2.5 साल टी.एस. सिंहदेव रहेंगे। सिंहदेव ने इस बात को छुपाने की कोशिश कभी नहीं की। लोगों से उन्होंने बंद कमरे में इस बात को साझा किया, लोगों ने बाहर अखबार वालों से इसको साझा किया, अखबार वालों ने टी.एस. सिंहदेव से पूछा, टी.एस. सिंहदेव ने इसका कोई खंडन नहीं किया। तो कुल मिलाकर ये बात लगातार जोर पकड़ती गई कि ये 2.5 साल का मामला है। ये बात लिखी जाती रही, सब कुछ होते रहा। लेकिन जब 2.5 साल आए और जब 2.5 साल बाद सिंहदेव ने एक किस्म से दिल्ली जाकर अपना दावा पेश किया और कहा कि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम अब आ गया है, अब कीजिए, सत्ता बदलिए। पार्टी के भीतर जो कुछ बात हुई है, मेरी कोई पहुंच वहां तक नहीं है। लेकिन उस समय हुआ ये कि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल के समर्थन में कांग्रेस के विधायकों के जत्थे दिल्ली गए। पूरी की पूरी उड़ान भर भर के यहाँ से गई, वो कांग्रेस मुख्यालय तक गए ये सारे एमएलए। शायद, मुझको पक्का नहीं मालूम है, लेकिन शायद कांग्रेस विधायकों का किसी मुख्यमंत्री के पक्ष में कांग्रेस मुख्यालय में ऐसा प्रदर्शन इसके पहले नहीं हुआ था, ऐसा मुझको याद पड़ रहा है। कुछ और लोगों ने भी कहा। खैर, तो ये सारे के सारे विधायक वहाँ पर गए, 50 से अधिक शायद विधायक थे। पार्टी सहम गई उससे। भूपेश बघेल ने ये तेवर दिखा दिए कि वो आसानी से बदले जाने वाले नहीं हैं। यहाँ से जो विधायक गए उनके लोग साथ में लेकर गए थे। इन विधायकों की वहाँ की मौजूदगी ने ये साबित किया। राजनीति में देखिए, साम दाम दंड भेद ये चलते ही रहता है। इनमें से किस एक वजह से या कौन सी मिली जुली वजहों से ये विधायक दिल्ली गए, ये वो विधायक जाने, लेकिन वो गए। बाबा अपने पक्ष में शायद 10 या 15 विधायकों से ज़्यादा के दस्तखत भी नहीं करवा पाए। इन 10-15 में वो लोग भी थे जो कि भूपेश के समर्थन में दिल्ली गए थे। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल ने अपने आप को निर्विवाद रूप से कांग्रेस का सबसे ताकतवर नेता यहाँ साबित कर दिया था। और उनकी ताकत के सामने, और ताकत के साथ एक दो चीज़ें और जुड़ी हुई थी। किसी न किसी राज्य के चुनाव सामने खड़े हुए थे। कभी पंजाब खड़ा था, कभी हिमाचल खड़ा था, कभी कर्नाटक खड़ा था, कभी यूपी खड़ा था, कोई न कोई चुनाव खड़े हुए थे। इसके अलावा एक राज्य राजस्थान कांग्रेस का, जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इनके बीच में तनातनी, शक्ति प्रदर्शन, सत्ता को पलटने की कोशिश, मुख्यमंत्री को हटाने की कोशिश, ये इतने समय से चले आ रही थी कि कांग्रेस हाईकमान एक दुविधा में भी था कि ये दो सरकारें एक साथ बनी थी, छत्तीसगढ़ की और राजस्थान की। अगर किसी एक जगह अगर सत्ता बदल किया जाए 2.5 साल में, तो इसका दूसरी जगह क्या असर पड़ेगा। तो एक तो राज्यों के चुनाव थे, दूसरा एक जन चर्चा थी। मैं नहीं जानता वो सच थी या नहीं थी। जन चर्चा ये थी कि कांग्रेस पार्टी, जो कि पूरे देश में विपक्ष में थी, जिसको पूरे देश में अपने पार्टी के संगठन को चलाना भी था, तो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एटीएम की तरह इस्तेमाल करती थी कि यहाँ से फंड्स जाते थे पार्टी के लिए। मैं नहीं जानता ये सच है या नहीं, पार्टी के फंड किसी के देखे हुए नहीं रहते, लेकिन ऐसी चर्चा थी। ये चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी की जुबान नहीं रह गई है भूपेश बघेल को कुछ कहने की, क्योंकि भूपेश बघेल न केवल पार्टी के खर्च चला रहे थे पूरे देश के, बल्कि वो असम के प्रभारी रह चुके थे, वो हिमाचल के प्रभारी, हिमाचल के पहले यूपी के प्रभारी, और ये सारे खर्चीले चुनाव होते हैं। और शायद वो अकेले ही दिख रहे थे, ये खर्च का इंतजाम करते, प्रचार करते, चुनाव की जिम्मेदारी संभालते, साथ में सोनिया गांधी के परिवार के लोगों की व्यक्तिगत रूप से इज्जत करते, तब तक जब तक कि
उनका कोई फैसला छत्तीसगढ़ में सत्ता पलट का ना हो, तब तक वो साथ थे, तब तक सम्मान कर रहे थे। वो जारी रहा, आज भी जारी है। तो उस वक्त 2.5 साल जब पूरे हुए, उस वक्त मुख्यमंत्री का बदलना शायद इसलिए नहीं हो पाया कि भूपेश बघेल बहुत अधिक ताकतवर हो चुके थे, सिंहदेव के साथ ताकत नहीं बच चुकी थी। कई राज्यों के चुनाव सामने थे, पार्टी का राजस्थान का असंतोष सामने था, देश में ओबीसी एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। बिहार की जाति जनगणना को लेकर, दूसरे प्रदेशों के चुनावों को लेकर ओबीसी एक बड़ा मुद्दा था। भूपेश बघेल ओबीसी के आज देश के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हो गए, देश के, छत्तीसगढ़ के ही नहीं। और छत्तीसगढ़ के तो सबसे ताकतवर नेता थे ही, तमाम जातियों के कांग्रेस पार्टी के ताकतवर, तमाम पार्टियों के सबसे ताकतवर, ओबीसी के तो सबसे ताकतवर थे ही। तो उनको हटाकर टीएस सिंहदेव जैसे एक पुराने राजघराने के ठाकुर, राजपूत राजघराने के, उनको लाकर मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के लिए बाकी राज्यों के चुनावों के हिसाब से भी असुविधा की बात हो सकती थी। जो भी बात हुई होगी, राहुल गांधी के सामने हुई थी, राहुल गांधी से हुई थी, राहुल गांधी ने वायदा करवाया था, जो भी होगा। अंत में हुआ ये कि पिछले चुनाव के जय और वीरू जो थे, जो आधे आधे का आपस में जिन्होंने तय किया था राहुल गांधी के सामने, ऐसी चर्चा थी, वो हो नहीं पाया। सत्ता जो है, सत्ता की बसंती ने इन दोनों में से एक को मोह में जकड़ लिया, तो वो हो नहीं पाया, कोई हिस्सा बांटा हो नहीं पाया। ये चल रहा था। इसके बाद टीएस सिंहदेव 2.5 साल पूरे होने के बाद से आज तक पूरे समय वो लगातार लगे रहे, दिल्ली में पार्टी के नेताओं से मिलते रहे, अपने दावे को सामने रखते रहे, लोगों को याद दिलाते रहे कि राहुल जी के सामने क्या वायदा हुआ था। पार्टी के नेताओं ने राहुल जी से पूछा, राहुल जी ने और लोगों से पूछा, बिना किसी नतीजे के ये पूरा का पूरा सिलसिला चल रहा था। उस 2.5 साल में 2 साल निकल चुके हैं, आखिरी का 6 महीना बचा हुआ है। इस 6 महीने को कोई अगर ये समझे कि टीएस सिंहदेव को कुछ बहुत बड़ा हासिल हो गया है, ऐसा नहीं है, कुछ हासिल नहीं हुआ है। सिर्फ यही है कि वो जो उपेक्षित चल रहे थे, हाशिए पर चल रहे थे, लोग ये सोच रहे थे कि ये किसी दिन बचे हुए एक विभाग को भी न छोड़ दें, पूरा का पूरा मंत्रिमंडल न छोड़ दें, ऐसा जो लगता था लोगों को, उन लोगों के लिए राहत की बात हो सकती है, कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए, कि टीएस सिंहदेव, जिनको प्यार से यहाँ सब लोग बाबा कहते हैं, तो बाबा अभी नहीं छोड़ रहे हैं, बाबा अब कांग्रेस में बने रहेंगे। सब लोगों को ये भी याद होगा कि पिछले 1 साल से तो टीएस सिंहदेव लगातार इस बात को कह रहे थे बार बार कि ज़रूरी नहीं है कि मैं अगला चुनाव लड़ूं, मैं अभी तय नहीं कर पा रहा हूं अगला चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, होगा तो मैं घर बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी अगर कोई महत्वपूर्ण काम देगी तो करूंगा, नहीं तो मैं घर बैठ जाऊंगा। एक चीज़ उन्होंने बार बार कही कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। उन्होंने शायद ऐसा भी कहा कि 10 जन्म, 50 जन्म, 7 जन्म, 100 जन्म में भी भाजपा नहीं जाऊंगा। लोगों को लगता था कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में आ रही है, तो क्या बाबा आम आदमी पार्टी के लिए एक स्वाभाविक पसंद हो सकते हैं। लेकिन ऐसा दोनों तरफ से कोई रुख दिखाई नहीं दिया, ये सिलसिला चलते रहा। टीएस सिंहदेव अगर घर बैठ जाएंगे, अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, सरगुजा के वोटरों को ये लगेगा कि टीएस सिंहदेव नाराज़ हैं, तो उसका क्या असर होगा। तो पार्टी को आखिर में शायद ये लगा कि इसका असर बहुत भयानक होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में सरगुजा के इलाके की 14 विधानसभा सीटों में से सारी की सारी 14 सीटें कांग्रेस को मिली थी, सारी सीटें। लोगों का ये मानना है कि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की उम्मीद थी, इसलिए पूरे सरगुजा ने एक होकर टीएस सिंहदेव को वोट दिया था, इसलिए पूरी की पूरी सीटें मिली थी, ऐसा लोगों का मानना था। खुद टीएस सिंहदेव के करीबी लोगों का ये कहना था कि लोगों ने तो सरगुजा में इतनी सीटें देके और बाकी जगहों पर भी बाबा के नाम पर सरकार बनाने की बात हुई थी, तो वो हुआ नहीं। मुख्यमंत्री का आधा आधा कार्यकाल शायद बटा, पहला कार्यकाल भूपेश बघेल का था, वो भूपेश बघेल की ताकत के कारण, उनकी मर्जी के कारण वो कार्यकाल अभी तक जारी रहा और वो कार्यकाल शायद आखिरी तक चलेगा। अगले 6 महीने में कांग्रेस पार्टी कोई छत्तीसगढ़ को लेके 5 साल का तीसरा फैसला करते मुझको नहीं दिख रही है, तो शायद ये कार्यकाल इसी तरह से चलेगा।
अब ये देखें कि ये क्यों किया है कांग्रेस ने आज, और इसका क्या मतलब है। इसका बाबा के लिए कोई खास महत्व नहीं है कि बाबा इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चर्चा करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस प्रभारी है कुमारी सैलजा, वो कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उन्होंने, जब टी.एस. सिंहदेव विदेश जाने वाले थे उसके ठीक एक दिन पहले टी.एस. सिंहदेव के अनुरोध पर उन्होंने यहाँ पर पार्टी की एक बैठक की। सीएम हाउस में वो बैठक हुई थी। उसमें विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत को भी बुलाया गया था। टी.एस. सिंहदेव थे, ताम्रध्वज साहू थे, भूपेश बघेल थे। ये चार नेता छत्तीसगढ़ के 2018 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। ये चारों वहाँ मौजूद थे। इनके अलावा शायद शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर, ऐसे एक दो और मंत्री भी वहाँ पर थे, प्रमुख मंत्री कुछ लोग थे वहाँ। उस मीटिंग में ऐसा कहा जाता है कि टी.एस. सिंहदेव ने अपना ये दर्द बयान किया था कि उनके अपने गृह जिले में, अंबिकापुर में, सरगुजा जिला है, उसमें कलेक्टर से लेकर पटवारी तक उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ऐसी कई बातें उन्होंने कही थी। और शायद ऐसी बातों को सुनने के लिए ही सैलजा ने टी.एस. सिंहदेव के विदेश प्रवास के पहले ये बैठक रखी थी, क्योंकि लंबा प्रवास था उनका। पार्टी के नज़रों में ये साफ था कि टी.एस. सिंहदेव बेचैन हैं, टी.एस. सिंहदेव नाराज़ हैं, टी.एस. सिंहदेव निराश हैं। टी.एस. सिंहदेव को ये लग रहा है कि पार्टी ने उनको धोखा दिया है, उनसे वायदा पूरा नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी में इससे बड़ा क्या हो सकता है अगर कोई कहे कि राहुल जी की मौजूदगी में जो वायदा किया था उसको राहुल जी पूरा नहीं करवा पा रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए बड़ी बात थी। इसके बाद क्या हुआ, सरगुजा में एक संभागीय सम्मेलन हुआ कांग्रेस का अभी कुछ दिन पहले। उसके मंच से बाबा ने ये बात साफ की कि भाजपा के लोगों ने उनसे संपर्क किया था। दिल्ली की एक बड़ी होटल में भाजपा के बड़े नेता वो आकर उनसे मिले थे। बाबा ने उनसे पहले साफ कह दिया था कि वे भाजपा में नहीं आएंगे, आपको मिलना है तो मैं शिष्टाचार के लिए मिल लेता हूँ। तो जाकर मिले थे बाबा वहाँ उन लोगों से। उनके घर नहीं गए थे, होटल में इनकी मुलाकात हुई थी। कौन किससे मिलने गया है ये मुद्दा नहीं है। वहाँ पे चूंकि बाबा कह चुके थे कि वो नहीं मिलेंगे, बाबा ने कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के मंच से ये बात खुलासे से रखी कि भाजपा के लोगों ने उनसे संपर्क किया था, उन्होंने भाजपा से कह दिया है कि भाजपा में नहीं आ रहे। लेकिन ये बात उसी दिन की है। राजनीति में कोई भी बात जो है बाकी पूरी ज़िंदगी के लिए हलफनामा देने जैसी नहीं होती है। बाकी ज़िंदगी सबके लिए एक आज़ादी की ज़िंदगी रहती है, आज़ाद फैसलों की ज़िंदगी रहती है। बाबा को लेकर जो ये सुगबुगाहट थी कि अगला चुनाव शायद वो न लड़ें। कुछ लोग ऐसी भी बात करते थे कि उनका भतीजा चुनाव लड़ने के लायक है, वो अपने भतीजे को भाजपा की टिकट दिला देंगे। भाजपा एक पैर पर खड़े होकर दौड़कर जाकर टी.एस. सिंहदेव के भतीजे को भाजपा की विधानसभा टिकट देगी। भाजपा कोई प्रचार नहीं करेंगे, बाबा घर बैठे रहेंगे और उनके घर बैठे रहने से भी मैसेज चले जाएगा 14 सीटों में और कांग्रेस की फजीहत हो जाएगी। एक ये माहौल बना हुआ था कांग्रेस में, ये माहौल बना हुआ था। कुमारी सैलजा के संपर्क पिछले प्रभारी पी.एल. पुनिया के मुकाबले अधिक लोगों से अधिक जीवंत संपर्क हैं, अधिक लोगों से मिलती हैं, वो अधिक बात करती हैं। तो उनको भी एहसास था कि यहाँ क्या हो रहा है, किस चीज़ की आंच बढ़ रही है। तो टी.एस. सिंहदेव के इर्द गिर्द ये आंच बढ़ रही थी कि वो अब निराश हो चुके हैं। उनके पास भाजपा के लोग कोशिश कर चुके हैं, वो अभी मना कर चुके हैं। हो सकता है वो अपने घर बैठ जाएं, चुनाव न लड़ें, ऐसी कई बातें थी। अब जो कल जो हुआ है फैसला, जिसमें टी.एस. सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, ऐसा लगता है, मेरा अंदाज़ है कि आजकल में ही उनको एक दो कोई बड़े विभाग भी और मिल सकते हैं उप मुख्यमंत्री की गरिमा के अनुकूल। अगर कोई अलग से गरिमा होती है तो उसके अनुकूल ये भी हो सकता है आजकल में ही। तो टी.एस. सिंहदेव को लेके जो ये था कि ये नाराज़ हैं, ये निराश हैं, पार्टी ने उनकी निराशा और नाराज़गी को, उनको 2.5 साल का मुख्यमंत्री तो नहीं बना पाई, लेकिन आज पार्टी ने ये फैसला लेके एक चीज़ साफ की है। इसके पीछे का संदेश जो है बहुत साफ संदेश है। वो ये है कि 6 महीने बाद का विधानसभा चुनाव ये अकेले भूपेश बघेल के चेहरे पे शायद न लड़ा जाए। शायद ये एक सामूहिक लीडरशिप की बात करने वाला पोस्टर होगा। शायद उस पे 2 चेहरे होंगे, जिस तरह अभी कर्नाटक के चुनाव में
सिद्धारमैया और DK शिव कुमार, इनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया। संयुक्त चुनाव लड़ा, दोनों ने मेहनत की, दोनों ने चुनाव लड़ा। उसके बाद पार्टी ने दिल्ली में तय किया और मान लिया, दोनों नेताओं ने मान लिया, DK शिव कुमार ने भी मान लिया कि ठीक है, जो पार्टी का फैसला है मैं मान रहा हूँ। दोनों बहुत महत्वाकांक्षी थे, दोनों बहुत वजनदार थे। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को लेकर ये जो फैसला लिया है, ऐसा लगता है कि आने वाला चुनाव अकेले भूपेश बघेल के चेहरे पर नहीं लड़ा जाएगा। ऐसा लगता है कि एक सामूहिक नेतृत्व की बात होगी। ऐसा लगता है कि पोस्टर पर 2 लोगों के चेहरे होंगे, हो सकता है 4 लोगों के चेहरे हो जाएं। ये हो सकता है, कम से कम 2 लोगों के चेहरे रहेंगे पोस्टर पर, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि जो एक वन मैन शो लग रहा था लोगों को कांग्रेस पार्टी में, वो शायद चुनाव के हिसाब से अब नहीं रहेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, आने वाले दिनों में पता लगेगा कि क्या होता है। लेकिन कल का जो फैसला है पार्टी का, उसकी व्याख्या मुझको यही लग रही है। मुझसे जिन लोगों ने पूछा, मैंने कल तुरंत ये बात नहीं कही, लेकिन मैं आज सोच विचार कर अपने साथियों से बात करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये कांग्रेस का सामूहिक लीडरशिप का एक फैसला है, जिसमें एक चेहरे को सामने शायद पेश अब नहीं किया जाएगा। आज से आचार संहिता लागू होने को 100 दिन है। आचार संहिता ये नहीं कहती कि आप पोस्टर पहले लागू करो, तो पोस्टर जारी करने के लिए कांग्रेस के पास शायद 100 से कुछ दिन और भी होंगे। लेकिन प्रदेश में एक माहौल बनाने के लिए, प्रदेश में एक लीडरशिप का चेहरा पेश करने के लिए शायद कांग्रेस हाईकमान ने ये फैसला लिया है कि वो छत्तीसगढ़ में सामूहिक लीडरशिप को पेश करेगी, ऐसा लगता है मुझको। दूसरा, मुझको ये लगता है कि TS सिंहदेव के खिलाफ जिन लोगों ने पिछले 1-1.5 बरस में बहुत ही ओछे हमले किए हैं, बहुत ही ओछे हमले किए हैं, घटिया जुबान में झूठ पे आधारित हमले किए हैं, ऐसे लोगों के लिए शायद पार्टी के भीतर एक दिक्कत आके खड़ी होगी टिकट के दिन। जिस दिन टिकट की नौबत रहेगी, ये एक पैमाना रहेगा कि जिसने पार्टी के बड़े नेता के खिलाफ बहुत ओछे हमले किए, ऐसे लोगों को टिकट ना दी जाए। इसमें एक नाम सरगुजा का जो सबसे पहले दिखता है, कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का। बृहस्पति सिंह ने तरह तरह के आरोप लगाए थे TS सिंहदेव पे, हत्या की साजिश का आरोप, या TS सिंहदेव के बारे में शायद उन्होंने बाबा की जगह बाबा आसाराम बाबा, ऐसा कुछ कई घटिया बातें उन्होंने कही थी। इसको लेके बाबा इतने विचलित थे कि विधानसभा से छोड़ के निकल गए थे कि मेरे ऊपर हत्या की साजिश या प्रयास का जो आरोप लगा है, इसकी जांच हो जाए, उसके बाद मैं आऊँगा। किसी तरह से पार्टी ने उस मामले को रफा दफा किया, लेकिन ये मामला था। अब मुझको ऐसा लगता है कि पार्टी की तरफ से बाबा को ये महत्व दिए जाने के बाद उनके खिलाफ ओछे हमले खत्म होंगे, ओछे हमले नहीं होंगे। जिन लोगों ने ये हमले किए, उन लोगों को थोड़ी सी एक चेतावनी बिना कहे हुए भी मिलेगी, बिना किसी चिट्ठी भी मिलेगी। लोगों को याद होगा, छत्तीसगढ़ के लोगों की, कि सरगुजा इलाके के एक और कांग्रेस विधायक जो कि आज राज्य सरकार में ताकतवर मंत्री हैं, अमरजीत भगत। अमरजीत भगत ने TS सिंहदेव के खिलाफ उनका अपमान खड़ा करने का एक काम किया था कि जब सरगुजा के कांग्रेस भवन के उद्घाटन की बात आई, TS सिंहदेव राजीव भवन का उद्घाटन करके निकले। उसके बाद अमरजीत भगत ने वहां पहुंच के उसका दोबारा उद्घाटन किया था। ऐसा मुझको लोगों ने अभी बताया, मैंने अभी उसका वीडियो ध्यान से देखा नहीं है। मुझको राजनीतिक संवाददाताओं ने ये बात बतलाई है, तो मैं मान लेता हूं कि वो सही बात होगी। तो ऐसे बाबा का अपमान यहाँ कम नहीं हुआ, बाबा के विभागों को लेके अपमान जारी रहा। आखिरी में थक हार के बाबा ने अपना एक बड़ा विभाग जो था पंचायत एवं ग्रामीण विकास, उससे इस्तीफा दे दिया। अब वो केवल स्वास्थ्य मंत्री थे यहाँ के। तो मुझको ऐसा लगता है जिस स्तर पर भी बाबा का अपमान चल रहा था, पार्टी के इस फैसले के बाद लोगों के लिए दिक्कत होगी कि बाबा का वो अपमान जारी रखा जाए। ये एक फ़र्क पड़ेगा अभी से चुनाव तक। दूसरा, बाबा के जो विरोधी थे उनके ऊपर जो घटिया लांछन लगा रहे थे, घटिया हमले कर रहे थे, पार्टी के भीतर वो दल विरोधी कार्रवाई कर रहे थे, उन लोगों की टिकटें शायद मुश्किल में पड़ेगी, ऐसा मुझको लगता है। और कल ये बात भी अजीब थी, इसका कोई संयोग है नहीं है, इसका कोई मतलब है नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन कल जब भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर के बीच उड़ान में थे,
जिस वक्त विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत दिल्ली से रायपुर के बीच उड़ान में थे, उस वक्त उस बीच पार्टी ने अपना ये फैसला जारी किया। उस वक्त ये चिट्ठी जारी की गई। 9:42 पे केसी वेणुगोपाल ने इसको ट्वीट किया, इस फैसले को ट्वीट किया। इस टाइमिंग का अगर कोई महत्व है तो मैं उसको नहीं जानता, लेकिन ये हुआ। मैं चूंकि चीज़ों को एक साथ बारीकी से देख रहा हूँ तो मुझको दिख रहा है कि जिस वक्त ये दो बड़े नेता दिल्ली से रायपुर के रास्ते में थे, उस वक्त इस फैसले की घोषणा की गई, उस वक्त इस फैसले पे दस्तखत किए गए। अब भूपेश बघेल बहुत ताकतवर नेता हैं, बहुत जुझारू हैं, कई तरह की विपरीत परिस्थितियों से उभरे हुए हैं। मैं उनको लगातार मध्य प्रदेश के समय से देख रहा हूँ, जब वहाँ पर वो मंत्री थे उस वक्त से देख रहा हूँ। मैंने उनको जोगी के 3 साल के कार्यकाल में भी देखा, जब जोगी के लिए वे विपक्ष से भी बड़े विपक्षी थे। उस वक्त भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया था। वो जोगी के विरोधी बने रहे कि जोगी ने उनको एक किस्म से अछूत बनाकर रखा था सरकार के भीतर। भूपेश नाराज़गी में जोगी मंत्रिमंडल को की बैठक में जाते नहीं थे। मंत्रालय के कमरे में मैं, भूपेश बघेल और उस वक्त के अजीत जोगी के सचिव सुनील कुमार, हम 3 लोग बैठे रहते थे, बातें करते हुए, गप मारते हुए। ये जाहिर तौर पर भूपेश बघेल ने अजीत जोगी के मंत्रिमंडल का कई बैठकों का बहिष्कार किया था। बाद में किसी तरह से विवाद सुलझा था। 15 साल रमन सिंह के समय भूपेश बघेल लगातार, रमन सिंह, उनके 2 सबसे पसंदीदा अफसर मुकेश गुप्ता और रमन सिंह, इनके निशाने पे रहे पूरे 15 साल। एक दिन भी अच्छे संबंध नहीं रहे। भूपेश बघेल के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज किए गए, कई तरह की जांच कराई गई। उनके घर, उनके ज़मीन, उनको बार बार नपवाया गया। भूपेश बघेल ऐसे तमाम हमलों से उभरे हुए हैं। उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया। वो मुख्यमंत्री बने, उसके बाद भी उनके ऊपर कई तरह के हमले रहे, कई तरह की ईडी की, आईटी की, कई तरह की जांच उनके आसपास के लोगों पर चल रही है, लेकिन वो बहुत मजबूती से अपना काम किए चले जा रहे हैं। उनका आत्मविश्वास देखने लायक है। कल जब ये बाबा की न्यूज़ आई कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, मुख्यमंत्री ने घोषणा नहीं की, घोषणा दिल्ली से हुई है, तो भूपेश बघेल का एक ट्वीट आया, अपनी तस्वीर उन्होंने बाबा के साथ, दोनों की दोस्ती की भी बहुत सी तस्वीरें चलन में हैं, उन्होंने ये तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ लिखा कि महाराजा साहब का उप मुख्यमंत्री के रूप में स्वागत है, हमको फ़ायदा होगा, ये वो। उसकी हेडिंग थी, हम तैयार हैं। ये 3 शब्द थे, हम तैयार हैं। और इस 3 शब्दों को लेके आज भी कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने ट्वीट किया है बाबा के स्वागत में, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। मैं इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ तो निकाल सकता हूं कि हम तैयार हैं, लेकिन इसका वहाँ पर क्या मतलब है? बाबा के स्वागत में इसका क्या मतलब है? कि हम बाबा के साथ मिलकर भाजपा का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, या क्या इसका ये मतलब है कि हम बाबा के स्वागत के लिए तैयार हैं? मैं नहीं जानता। मैं उनके शब्द देख रहा हूँ, शब्द सामने रख रहा हूँ। लोग ज़्यादा समझदार होंगे इनका मतलब निकालने के लिए। फ़िलहाल आज इतना ही। मेरी बात बड़ी लंबी हो गई है, चूँकि कई जानकारियाँ इसमें जोड़ दी थी। तो अब से लेकर चुनाव तक का ये जो 100 दिन जो आचार संहिता को हैं और उसके बाद का 1-1.5 महीना जो मतदान के लिए है, उसमें हमको देखना है कि क्या होता है, पार्टी का रुख क्या होता है, टिकटें कैसे बढ़ती है। अभी से लेके अगले हफ्ते 10 दिन में क्या मंत्रिमंडल में कोई ऐसा फेरबदल होता है जिससे ये दिखे कि बाबा ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं, उनको भी महत्व दिया जा रहा है? क्या पार्टी किसी तरह का कोई संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है? ये सब बातें आने वाले दिनों में दिखेगी। मैं कल शाम से लेके अभी तक, ये कुल करीब 15 घंटे हुए हैं अभी तक। इन 15 घंटों की मेरी यही व्याख्या है। इसमें कोई राज की बात नहीं है, सारी खुली बातें हैं, मैंने आपके सामने उनको रखा है। हम आपको फिर मिलते हैं किसी खबर को लेकर। आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, इसकी कोई फ़ीस नहीं है।